नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बीच बहस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। कश्मीर में अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के बाद ही उग्र प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। त्राल की रैली पर पुलिस ने पाबंदी लगा दी थी। बावजूद इसके भारी तादाद में मसर्रत समर्थकों ने त्राल की ओर कूच करने की कोशिश की और पुलिस से उनकी जमकर भिड़ंत भी हुई। कई प्रदर्शनकारी और पुलिस के जवान इस घटना से घायल भी हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, घाटी के माहौल और मसर्रत आलम ने किस कदर जहर घोल दिया है। घाटी के माहौल में ये मसर्रत आलम ने जो जहर घोला उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसकी परिणति है। खत्म कैमरा बचो नो। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान परस्तों की सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी है? मसर्रत को शह देने वाला अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी सिर्फ नजरबंद है, उसे मुफ्ती की पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मसर्रत पर जो केस लगाए गए हैं उनमें देशद्रोह का मामला नहीं है, आखिर क्यों? क्या अलगाववादियों के प्रति नरमी दिखा रही है मुफ्ती सरकार? हाफिज से बात करने वाला मसर्रत हिंदुस्तान की नजर में अलगाववादी ही नहीं बल्कि आतंकी भी है। ऐसे में मसर्रत जैसे आतंकियों पर मुफ्ती की नरम नीति कितनी सही है? मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान के सपोले को आखिरकार हिंदुस्तान ने उसके किए की सजा दे ही दी। गुरुवार की रात जम्मू कश्मीर की पुलिस ने पहले तो मसर्रत आलम को उसके ही घर में नजरबंद किया, फिर सुबह होते ही मसर्रत को गिरफ्तार करके उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। त्राल में होने वाली अलगाववादियों की बड़ी रैली पर भी रोक लगा दी गई। हो सकता है ऐसा लगता हो कि थोड़ा विलंब हुआ, परंतु अंततः इस बात को स्वीकार किया गया कि राष्ट्रवाद, देशभक्ति और देश की प्रभुसत्ता को लेकर के कोई समझौता स्वीकार नहीं है। गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया। ये क्रेडिट ज्यादा भारत के मीडिया को जाता है, जिन्होंने वॉइस ऑफ रियलिटी और द ट्रूथ थी जो लोगों तक लाई। मसर्रत आलम को अरेस्ट कर लिया है सरकार ने, ये एक प्रतिक्रिया थी जो होनी ही थी। मसर्रत आलम वैली में अशांति फैला रहा है, इसका मतलब ये है कि भारत को अपनी न्याय प्रणाली के द्वारा उचित कदम उठाने पड़ेंगे और वो उठा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस गिरफ्तारी से मसर्रत आलम पर कोई खास फर्क पड़ेगा? सुनिए, बुधवार की घटना के ठीक एक दिन बाद गुस्ताख मसर्रत आलम ने किस तरह अपने सिर लगे अब तक के तमाम एफआईआर को हल्के में लेकर पूरे मुल्क को चुनौती देने की कोशिश की थी। देखिए, पहले तो मैं इंडियन नहीं हूँ, तो न रियासत जम्मू कश्मीर इंडिया का कोई हिस्सा है। कोई डर नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है कि हमारे खिलाफ एफआईआर लगा रहे हैं। इससे पहले भी सैकड़ों एफआईआर लग चुके हैं, तो एक और सही, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मसर्रत सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, लेकिन अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का क्या? वो अब तक नजरबंद क्यों है? मसर्रत के साथ साथ गिलानी को भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि पूरा मुल्क जानता है कि मसर्रत ने पाकिस्तान प्रेम का इजहार गिलानी के कश्मीर पहुंचने पर ही किया था। जिस वक्त मसर्रत पाकिस्तान के नारे लगा रहा था, गिलानी वहीं मौजूद था। अब इस पूरे मसले पर पाकिस्तान की जरूरत भी देख लीजिए। It is regrettable that India chose to use excessive force against peaceful demonstrators who were expressing their who were exercising their right to peaceful assembly. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के मसले में दखल देने की छूट आखिर किसने दी?
कहा जा रहा है कि मसरत पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार ने मुफ्ती सरकार पर दबाव बनाया था। सूत्रों के मुताबिक मुफ्ती को साफ कह दिया गया था कि या तो वो सरकार बचा ले या मसरत को। देखिए, दबाव की बात नहीं होती, हमारी जिम्मेदारी थी, केंद्र की जिम्मेदारी है, स्टेट में कोलिशन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमने अपनी जिम्मेदारी जो बाखूबी निभाई है। लेकिन 24 घंटे तक मुफ्ती सरकार मसरत पर नरमी दिखाती रही और आज जब कानून ने अपना काम किया तो उस पर भी विरोधियों ने सवाल उठा दिए। इस तरह के नारेबाजी और भाषण देने के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों दायर नहीं किया गया? जानकारों का शुरू से मानना रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी पार्टी पीडीपी की पूरी राजनीति ही अलगाववादियों के प्रति नरमी दिखाने की रही है। मसरत की हाल में हुई रिहाई भी इसी नरमी का नतीजा साबित हुई थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि आतंकवादियों पर मुफ्ती की नरम नीति आखिर कितनी सही है। कश्मीर से सुहेल बुखारी, जम्मू से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीच बहस में हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि साध्वी प्राची ने मसरत आलम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मसरत आलम को फांसी दी जानी चाहिए। हमारे संवाददाता यतेंद्र से खास बातचीत में साध्वी प्राची ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे साथ में विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची जी। साध्वी जी, आपने रामपुर में कहा था कि आजम खान ने पाकिस्तान बना दिया है पूरे उस इलाके को, रामपुर को, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां तो पाकिस्तान का झंडा सरेआम फहराया जा रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। पूरे देश के सामने दिखाई दे रहा है। मैं इस पर क्या बोलूं, मुझे शर्म आ रही है। जिस दिन इस आतंकी को छोड़ा था उसी दिन कहा था हमने कि ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, और आज सरेआम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा लहराया उसने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं निवेदन करूंगी केंद्र सरकार से कि इस आतंकी को तुरंत गिरफ्तार करके फांसी दी जाए, इसका अलावा और कोई उपाय नहीं है। बार बार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान झंडा फहरा रहा हो, पाकिस्तानी झंडा चाहे फहराया गया हो या पाकिस्तान के समर्थन में चाहे अलगाववादियों के, चाहे मसरत आलम का जो है, लेकिन सरकार का जो रवैया बड़ा ढीला ढाला है। सरकार जहां बीजेपी और पीडीपी दोनों की आप देख रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि दोनों की कहीं ना कहीं कमी है, इस सत्ता के लालच में बीजेपी समर्थन दे रही है? बीजेपी को सत्ता का कोई लालच ना था, ना है, ना मेरे विचार से रहेगा, क्योंकि बीजेपी सदैव देश हित की बात करती आई है और देश हित की बात करती रहेगी। लेकिन बीजेपी की सरकार में हो रहा है सब कुछ। पाकिस्तानी झंडा किसी कांग्रेस की सरकार में नहीं फहराया गया है, वो बीजेपी की सरकार है। अब तक कांग्रेस की सरकार रही 60 साल से, और 60 के बाद 16 बार इस आतंकी को क्यों छोड़ा गया कांग्रेस की सरकार में? अगर एक बार ये हुआ तो हम मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी दी जाए। लगता है सरकार फांसी देगी, क्योंकि गिरफ्तार करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, दबाव काम नहीं आया, मुफ्ती सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। हाँ, ये निश्चित रूप से आपने ठीक कहा है, वहां की सरकार को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। चलो, तो यतेंद्र के साथ साध्वी प्राची की खास बातचीत आपने सुनी। इस वक्त हम गेस्ट इंट्रोडक्शन करा दें। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के। मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। शेख नासिर साहब हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, पीडीपी के सीनियर लीडर। और यहां स्टूडियो में मेरे साथ अमित रैना हैं जो कि रूट्स इन कश्मीर के सदस्य हैं। सबसे पहले सरदार आरपी सिंह, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि देशद्रोह के तहत मामला दर्ज नहीं हुआ, मसरत की गिरफ्तारी में इतनी देर हुई, आखिर किस तरह से आपकी सरकार वहां काम कर रही है? मसरत की गिरफ्तारी में कितनी देर हुई? और पिछली बार तो 10 लाख रुपए उसके सिर पे लगाया गया तब गिरफ्तारी की गई। यहाँ तो उसके करनी के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। और अभी क्या क्या मुकदमे लगेंगे, अभी इसकी जानकारी पुख्ता पूरी आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है। अभी तो उन्हें शायद प्रिलिमिनरी जो मुकदमे लगाए हैं, जम्मू कश्मीर सरकार का प्रेस रिलीज आ चुका है आरपी सिंह साहब, देशद्रोह के तहत उस पर मामला दर्ज नहीं किया गया है। माना सर, परंतु ये इसका मतलब ये नहीं कि आगे उस पर कार्रवाई और देशद्रोह की नहीं हो सकती। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेसिस पे किया होगा।
बाकी जो आगे किसने देखा आरपी सिंह साहब, जो मसर्रत को करना है वो खुलेआम डंके की चोट पर कर रहा है। मैं पूरी बात कर लूं क्या? मैं पूरी बात अपनी रख लूं क्या? मैं पूरी बात रख लूं क्या? मैं अपनी पूरी बात रख लूं क्या? करिए। बिल्कुल है, देशद्रोही है। इसलिए पिछली बार 27 मुकदमों में, क्योंकि उसमें एविडेंस पूरे नहीं लगाए गए, डॉक्यूमेंट पूरे लगाए गए, इसलिए 27 मुकदमों उसकी बेल हो गई। इस बार इस प्रकार का मामला ना हो, पुख्ता करके सबूत लगाए जाए ताकि इस बार कड़ी कार्रवाई हो सके। जी ठीक है। मीम अफजल साहब, जिस तरीके की ढिलाई बरती जा रही है, जिस तरीके के आपने आशंकाएं जाहिर की थी, वो हम कश्मीर में देख रहे हैं इस वक्त किस तरीके से पुलिस के साथ अलगाववादियों के समर्थकों का संघर्ष वहां पर चल रहा है। सवाल ये उठता है कि एक देशद्रोह को आपने गिरफ्तार किया, उसकी गिरफ्तारी के पीछे इतना ढिलाई बरती गई, और अब जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो देशद्रोह के तहत उस पर मामला दर्ज नहीं किया गया। मैंने कल रात को भी ये बात कही थी और कहा था कि ये इससे जो इन्होंने ढील दी है उसका काफ़ी ख़राब नतीजे निकलेंगे। और आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वहाँ की, क्या पत्थरबाजी और हंगामा हो रहा है। तो इसकी तो पूरी उम्मीद थी, हमने पहले ही कह दिया था कि इसका इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए कि इस तरह का कोई वायलेंस वहाँ पर ना हो। और इन्होंने ऐलान किया था सुबह को कि तराल जाएंगे। तराल जाने के साथ साथ इनका प्लान ये भी था कि यकीनन ये अगर जाएंगे तो रास्ते में बहुत हर जगह पे इस तरह का हंगामा करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि मसर्रत की जी रिहाई हुई थी इमीडिएटली, हमारे ज़माने में भी कई बार उसकी रिहाई हुई, लेकिन हमने जो उसके ऊपर केसेस थे, कुछ ना कुछ केसेस को तकरीबन 9 साल तक उसको हमने अंदर रखा। पिछले 5 साल में कोई भी ऐसा आप जलसा नहीं बता सकते या ऐसा कोई भी मुजाहरा कश्मीरियों की तरफ से नहीं दिखा सकते जिसके अंदर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हों, जहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हों या वो नारे लगाए गए हों जो परसों लगाए गए थे वेडनेसडे को, बुधवार को। जो ये मौका दिया गया, इसके लिए पहले से सब तैयारी कर रहे थे। इन्होंने बाकायदा रिसेप्शन के लिए उनको प्रोग्राम बनाया और वहाँ पर जलसा करने की इजाज़त सरकार ने दी। ये बुनियादी गलती थी। जो काम इन्होंने आज जैसे सुबह को लगाया पाबंदी तराल जाने पर और वहां पर किसी भी किस्म आरपी सिंह साहब, ये गलती मानते हैं आप? ये पाबंदी परसों लगाते तो शायद ये जो देशद्रोही, जी मैं आरपी सिंह साहब से आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, रैली के लिए इजाजत देकर गलती की, ये आप गलती मानते हैं आरपी सिंह साहब? सर पहली बात तो ये समझिए, आप जो कह रहे हैं कि मसरत आलम को देरी नहीं हुई, उसके तुरंत गिरफ्तार किया गया। जैसे मुकदमा दर्ज हुआ गिरफ्तार कर लेगा, हाउस अरेस्ट करके उसको गिरफ्तार कर लेगा, उसको भागने का मौका नहीं दिया। पिछली बार वो भाग गया, उसको वो कई महीने तक पकड़ा नहीं गया, 10 लाख रुपए उसके सिर पे इनाम रखा गया था जी। और आपकी सरकार में वो रैली, आपकी सरकार में इतिहास में मत जाइए, अभी मौजूदा हाल पर ही रहिए आरपी सिंह साहब। आपकी सरकार में वो रैली करके आपकी सरकार का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? 27 मुकदमों में उसको बेल मिली, ये क्या इतिहास है? क्यों बेल मिलने दी? क्यों नहीं उसका मामला पुख्ता बनाया गया? अच्छा ये बताइए, बरी हो गया, क्यों नहीं पुख्ता बनाया गया? अच्छा देखिए, अच्छा आरपी सिंह साहब ये बताइए कि गिलानी नजरबंद क्यों है? अगर वो भी देशद्रोही है तो उसको भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल होगा वहां की। अरे कब होगा? हुआ क्यों नहीं? अगर आपको लगता है कि होगा तो हुआ क्यों नहीं? मैं यही तो पूछ रहा हूं। केंद्र में आपकी सरकार है, यही तो हम कह रहे हैं कि ये ढिलाई, ये नरमी किस बात की है? मैं माफी चाहता हूं। वो आप कल तक क्या कह रहे थे कि गिरफ्तार नहीं किया, आज गिरफ्तार किया, नजरबंद किया, अब ढिलाई भी खा रहे हैं। आप रोज तो हमारे कहने से गिरफ्तार किया क्या आपने? वो गिरफ्तार अगर उसके खिलाफ आरपी सिंह साहब हमारे कहने से, हमारे दबाव में गिरफ्तार किया क्या? आप कह रहे हैं कि कल तक आप कह रहे थे गिरफ्तार नहीं किया, अब गिरफ्तार कर लिया, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने हमारे कहने से गिरफ्तार किया है क्या? आपका कोई और हमारे कहने से आप धारा के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे? में तय नहीं होगा, ये वहाँ की पुलिस तय करेगी। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है आपका। आप ये वहाँ की पुलिस तय करेगी, आपके स्टूडियो नहीं में तय होगा। अरे आप केंद्र सरकार आपके केंद्र सरकार का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था सर? अगर जानकारी होती तो उसको नहीं, आज जैसे जानकारी थी उनको नहीं अलाउ किया गया। अगर उन्होंने कोई शरारत की इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये पहली बार वहां पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया, इससे पहले भी पाकिस्तान के झंडे लहराए गए वहां पर।
नहीं, और क्या इससे मतलब पहले ये नहीं हुआ कि पहली बार वहां पे इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। कम से कम मीम अफजल साहब, पर ये पहली बार हो रहा है कि तुरंत कार्रवाई हो रही है। बताता हूं मैं, मीम अफजल साहब, क्या पुराने इतिहास का हवाला देकर करके ये छूट लेने की कोशिश कर रहे हैं आरपी सिंह साहब? मैं माफी चाहता हूं, कोई नई बात नहीं है, मैं आपको बीजेपी की जानकारी दे रहा पुरानी हूं सर, आदत है। आपकी जानकारी पुख्ता कर रहा हूं। कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, और जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो कांग्रेस को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। गिलानी को आपने छोड़ा था, गालियां देने शुरू कर देते हैं। यासीन मलिक को आपने छोड़ा था। डिबेट होती है उस पर बात ही नहीं करते ये। अरे जनाब, आज आपकी सरकार है, आपने बड़ी भागदौड़ करके सरकार छोड़ा था तो आपने कौन सा गिरफ्तार बनाया? सिंह साहब, यू हैव टू परफॉर्म। सिंह साहब, इन्होंने छोड़ा तो आपने कौन सा गिरफ्तार कर लिया? नजरबंदी करके रह गए आप गिलानी को। मैं वापस कह रहा हूं, जो उचित कार्रवाई होनी होगी उस पर कार्रवाई होगी। ये कमाल कर रहे हैं आप, ये तय कौन करेगा कि उचित कार्रवाई क्या होगी जब आपने मान लिया है कि वो देशद्रोही है? फिर देशद्रोही के खिलाफ क्या उचित कार्रवाई होती है, ये कौन बताएगा, कौन तय करेगा? मैं यहां बैठा स्टूडियो में कह रहा हूं, पर वहां पुलिस उसके वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके बाकी जो लोग जिनके खिलाफ जो उसके खिलाफ बयान देंगे, वो पूरे लोगों को इकट्ठा कर फिर पुख्ता कुछ काम करेंगे। ये पहले की तरह नहीं होगा कि आपने मुकदमा दर्ज किया और हर मुकदमे में बरी करेंगे उसको। इस मुकदमे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इंश्योर किया जाए कि इस बार ये फूल प्रूफ हो। ठीक है, अमित रैना जी, आपने दोनों ही बरी वो अभी तक नहीं हुआ है, इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। बताइए। एक बरी नहीं हुआ, केसेस चल रहे हैं, जमानत हुई है आपके रहते हुए, और उसके बाद पकड़ लिया जाता है। पर वो जमानत पर रिहा है। के कारण से 27 मुकदमे में उसकी बेल हुई है, 27 में, और एक में बरी हुआ है वो। ना आरपी सिंह साहब, आप क्या समझाना चाह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अमित रैना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या गिरफ्तारी भर काफी है और गिलानी की क्या नजरबंदी सिर्फ काफी है? देखिए, शुरुआती गलत हुई थी क्योंकि पहले तो इनको छोड़ना ही नहीं चाहिए था, और मसरत आलम का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। तो आपके पास 210 का इंसिडेंट था, उससे पुराने इंसिडेंट थे, तो आपको उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और अगर आप ऐसे आतंकवादी, अलगाववादी को छोड़ रहे हैं तो आपको उस पर क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि उनके एक्ट क्या हो रहे हैं। और जब आपको पता है कि वो एक रैली करने वाले हैं जिसमें वो पाकिस्तान के नाले रेस होने वाले हैं, तो ही शुड हैव बीन टेकन इनटू प्रिवेंटिव कस्टडी। उनको उसी टाइम पे प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना चाहिए ताकि कल की रैली, परसों की रैली हो ही ना। और उसके बाद प्रेशर में आके आप उसको अरेस्ट करें तो वो अगर वैसी रैली हो गई, आपको खबर नहीं पता चली, तो कम से कम इमीडिएटली जाके उसको अरेस्ट करिए। और आज सिचुएशन है त्राल की, आपने उनको पूरा 24 घंटा दे दिया अपनी रैली ऑर्गेनाइज करने के लिए, त्राल के लिए। वो आज आप कम से कम रोक सकते थे अगर आप इमीडिएटली अरेस्ट कर लेते हो। आरपी सिंह साहब, जवाब देंगे आप अमित रैना साहब के सवाल का कि जब रिहा हुआ था उसके बाद उसे नजरबंदी में क्यों नहीं रखा गया? अमित रैना जी का मैं वापस अमित रैना जी का जवाब दे रहा हूं जी। आप उसको किस मुकदमे में नजरबंदी में रखते? जैसे ही ये जानकारी हुई और जैसे ही हुआ उसको तुरंत नजरबंद कर उसको अरेस्ट कर दिया गया। नजरबंदी न करते, क्लोज मॉनिटरिंग तो कर सकते थे। सरदार आरपी सिंह जी, कोई मुख्य धारा में थोड़ा ही जुड़ चुका था वो रिहा होने के बाद। रिहा होने के बाद मुख्य धारा में थोड़ा ही जुड़ा था वो। यहाँ स्टूडियो में बैठकर तय नहीं होगा, ये स्टूडियो में बैठकर तय नहीं होगा। आप क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे थे क्या उसकी? क्या मुकदमा होगा? आप क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे थे क्या? ये वहां की पुलिस, मैं वापस कह रहा हूं, ये यहाँ स्टूडियो में बैठकर नहीं हो रहा होगा ना, वहां की पुलिस उस पर उचित कार्रवाई कर रही होगी, उस पर पूरी चिंता कर रही होगी। ये पिछली बार भाई आपने कहा खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं लग पाई, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे थे क्या आप? केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? हो सकता है वहां की खुफिया तंत्र से, मैं माफी चाहता हूं, हो सकता है वहां की खुफिया तंत्र से कोई चूक होगी, और परंतु तुरंत अरेस्ट किया गया उसको। ये पिछली बार की तरह नहीं कि उसको छूट दी गई। अरे पिछली बार क्या होता है? नहीं, पिछली बार कैलेंडर निकाला, पिछली बार 2010 की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, इतिहास में झूलते रहे आप, इसके लिए जनता ने आपको वोट नहीं दिया भाई। मीम अफजल साहब, किस नाकामी की तरफ आरपी सिंह इशारा कर रहे हैं? इतिहास से सबक सीखते हैं। अब कम से कम बीजेपी की इतनी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एटलीस्ट एक्शन और ये इतिहास से सबक सीखकर उसको अरेस्ट कर लिया गया है। कांग्रेस का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही बिल्कुल खराब है, उनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए। यासीन मलिक कांग्रेस के रेजिम में, बिट्टा कराटे इनके रेजिम में, यहां तक कि यासीन मलिक को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने घर पे बुलाकर चाय पिलाई। तो वो तो बात ही ना करें कि टेररिस्टों के साथ कैसे कोई डील करे। 60 साल का उनका बोया हुआ बबूल का पेड़ है जो आज
जहर उगल रहा है। और अगर वो चाहते हैं कि मौजूदा स्थिति की बात कर रहा हूं, मैं तो बीजेपी 3 में, बीजेपी 3 में, मैं तो इतिहास में जा ही नहीं रहा, बट मैं बीजेपी तो ये कह रहा हूं कि आज आरपी सिंह एक नाकामी की अरे बात साहब कर कमाल हो रहे गई। हैं। मैं ये नहीं, आपको अगर कैंसर है, आप चाहते हैं कैंसर का इलाज 1 मिनट में हो जाएगा क्या? ये 60 साल का फैला हुआ कैंसर है। मैं तो कह रहा हूं कि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग तो होगी। नेहरू जी का दिया हुआ कैंसर है जिसको अरे कैंसर के पेशेंट को आप छोड़ थोड़ा ही देंगे कि फिर उसकी क्लोज मॉनिटरिंग भी नहीं करेंगे कि वो किस हाल में है। किससे? ये कैंसर का पेशेंट नहीं है, वो कैंसर है। उस कैंसर को नस्तबून करना है, तो उसको ठीक करना है और उसको काटना है अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये 60 साल से हुआ कैंसर है और ये नेहरू जी का दिया हुआ कैंसर है जो आज देश भुगत रहा है। मीम अफजल साहब, आरपी सिंह साहब मौजूदा स्थिति की बात करते करते माजी में चले जा रहे हैं और सारी उंगलियां आपकी तरफ उठा रहे हैं। आप बिना माजी में जाए हमारी आप तरफ मौजूदा स्थिति में कैसे चर्चा कर सकते हैं? कोई भारतीय जनता पार्टी, अरे सुनिए आरपी सिंह जी, आजादी हुई है तब से यही आरपी सिंह जी, अब आप तो बड़े 30 बार खां थे ना, 56 इंच का सीना लेकर के घूम रहे थे, क्या हो गया? सर मेरा 56 इंच का सीना मेरा खुद का है, मैं आपको बताता हूं। आप 30 बार मैं कहना चाह रहा हूं, आरपी सिंह कह रहे थे बार-बार, एक बार आपकी बार-बार कह रहे थे, माफी चाहता हूं। सुनिए नील हमजा साहब, सुनिए आप पहले मेरी बात सुनिए। आरपी सिंह साहब पहले बात सुन ले पूरी। 3 घंटे वहां पर आप अभी फरमा रहे थे थाने में पीटा गया, यहाँ स्टूडियो में तय नहीं हुआ, मुझे यहाँ स्टूडियो में कुछ तय नहीं होगा, यहाँ डिस्कशन हो रहा है। अगर आपको समझते हैं यहाँ कुछ तय नहीं होता है तो आपको आना नहीं चाहिए था। किसने भेजा आपको स्टूडियो में? जिसकी आप सरकार स्टूडियो नहीं आते। जब आप जवाब नहीं दे सकते तो मत आइए। जब आप जवाब नहीं दे सकते तो स्टूडियो में आने की जरूरत नहीं है। आप अपने इतिहास को जानिए पहले, आप अपने इतिहास को जानिए पहले। देशभक्ति में नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जो 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे थे वो बार बार देख रहे हैं, हम बॉर्डर के ऊपर भी देख रहे हैं, कश्मीर के अंदर भी देख रहे हैं। हम लोग आप कुछ नहीं करते हैं। कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, आप कहते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना से समझौता नहीं किया जाएगा। आरपी सिंह साहब, आप कहते हैं राष्ट्रवाद की समझौता से भावना से समझौता नहीं किया जाएगा। अगर लगता है वहां जो सरकार है पीडीपी की, वो फ्री रूल चाहती है, वो 356 भी हटा देना। ये बेमेल का गठबंधन है, ये बेमेल का गठजोड़ है। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि इसका खमियाजा घाटी में लोग भुगत रहे हैं? किस चीज का बेमेल का है? ये अगर कांग्रेस के साथ करे तो ठीक, ये पीडीपी करे तो ठीक, एनसी करे तो ठीक। हम देश की तरक्की के लिए वहां के पूरे, अरे कांग्रेस की एनसीपी की सरकार थी, मुख्य धारा में तो खराब। 6 साल तक ये आदमी बाहर रहा, अंदर रहा, बाहर नहीं आया। सर बात याद नहीं आपको? भूल गए? चले ठीक है। 2010 के अंदर में तो आपकी सरकार में बाहर था। अब बात है नहीं, आपने इसको नेशनल लीव 2010 में तो कांग्रेस की सरकार में हंगामा हो रहा है। आपकी 2 दिन के अंदर ठीक करिए आप इसको वहां पर। चलिए आरपी सिंह साहब भरोसा दिला रहे हैं कि जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। देशद्रोही हैं गिलानी भी और मसरत आलम भी, और उसी के मुताबिक उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हकीकत यह कि मसरत आलम अभी सिर्फ गिरफ्तार हुआ है और गिलानी सिर्फ नजरबंद है। अब देखना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस मामले में आगे किस तरीके का कदम उठाती है, क्योंकि आरपी सिंह भी ये मानते हैं कि केवल गिरफ्तारी काफी नहीं है। बीच बहस में अभी के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।